दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि पिछले कुछ महीनों में इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट की हवा अचानक बदलती हुई दिख रही है। वही मार्केट जहां कुछ समय पहले तक हर तरफ लग्जरी लिविंग, प्रीमियम लाइफस्टाइल, लास्ट फ्यू यूनिट्स लेफ्ट और सोल्ड आउट जैसे बड़े बड़े दावे दिखाई देते थे, जहां 3 करोड़ और 5 करोड़, यहां तक कि 20 करोड़ तक के फ्लैट्स भी रिकॉर्ड स्पीड से बिकने की खबरें आ रही थी, वही मार्केट अब अचानक कूलिंग मोड, वेट एंड वॉच और कॉशियस रिकैलिब्रेशन जैसी भाषा बोलने लगा। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये बातें कोई छोटा एनालिस्ट नहीं, बल्कि इंडिया की बड़ी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म्स और इंडस्ट्री बॉडीज खुद कह रही। दरअसल जी बिजनेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाइट फ्रैंक इंडिया और नारेडको की 2026 क्वार्टर 1 सेंटिमेंट सर्वे ने रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है। रिपोर्ट कहती है कि मार्केट अब रिकैलिब्रेशन मोड में है, यानी पिछले कुछ सालों की तेजी के बाद अब सेक्टर धीरे धीरे संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा झटका करंट सेंटिमेंट स्कोर में देखने को मिला। ये स्कोर पहले 60 था, लेकिन अब गिरकर 49 पर आ चुका है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 50 से नीचे का स्कोर सीधा ये संकेत देता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस अब कमजोर पड़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, फ्यूचर सेंटिमेंट स्कोर भी 61 से गिरकर 50 तक पहुंच गया। यानी अब बिल्डर्स, इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आने वाले महीनों को लेकर उतने आश्वस्त नहीं दिख रहे जितने पहले थे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में भी बताया गया है कि इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स कम से कम सितंबर 2026 तक बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस सेक्टर को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा इंजन कहा जा रहा था, वही अब अचानक ठंडे पड़ने लगा। दोस्तों, इसका जवाब कई लेयर्स में छुपा है। सबसे पहला कारण है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन का डर बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोप में इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक हाई बने हुए हैं। चाइना का प्रॉपर्टी क्राइसिस अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट में भी जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बनी हुई है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी ने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को और बढ़ा दिया है। सीमेंट, स्टील, लेबर, यहाँ तक कि लॉजिस्टिक्स की लागत भी लगातार ऊपर जा रही है, यानी बिल्डर्स की कॉस्ट बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ बायर्स की इनकम उस स्पीड से नहीं बढ़ रही और यही सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आज मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में प्रॉपर्टी प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ी हैं कि मिडिल क्लास बायर्स के लिए अब फ्लैट खरीदना लगभग सपना बनता जा रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, जबकि अफोर्डेबल हाउसिंग तेजी से सिकुड़ रहा है। मतलब मार्केट अब एंड यूजर की जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स और वेल्दी बायर्स के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। अब ग्राउंड रियलिटी भी देख लीजिए। नाइट फ्रैंक के एक डेटा के मुताबिक इंडिया के टॉप 8 सिटीज में 2026 क्वार्टर 1 के दौरान हाउसिंग सेल्स में 4% की गिरावट दर्ज की गई। 2025 की पहली तिमाही में जहां 88,361 यूनिट्स बिकी थी, वहीं 2026 की पहली तिमाही में ये संख्या घटकर 84,827 रह गई, यानी हजारों फ्लैट्स कम बिके। हिंदुस्तान टाइम्स की भी एक रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा असर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी एमएमआर, दिल्ली एनसीआर और पुणे जैसे बड़े मार्केट्स में देखने मिला। मुंबई में सेल्स लगभग 7% गिर गई, दिल्ली एनसीआर में 11% की गिरावट दर्ज हुई और पुणे में भी करीब 11% की कमजोरी देखी गई। अब यहाँ सबसे बड़ी बात समझिए, ये वही शहर हैं जिन्हें भारत का सबसे मजबूत रियल एस्टेट मार्केट माना जाता है। अगर यहाँ डिमांड स्लो हो रही है तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पूरे देश पर भी पड़ता है। हालांकि बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में अभी भी कुछ स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सपोर्ट मौजूद है। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट अब पहले जैसा नहीं रहा और यही वजह है कि कई एनालिस्ट अब इसे कूलिंग फेज कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे दिलचस्प और खतरनाक चीज अभी बाकी है। सेल्स गिर रही है, डिमांड कमजोर पड़ रही है, लेकिन प्राइसेस अभी भी नीचे नहीं आ रहे। यानी मार्केट में एक अजीब सा डिस्कनेक्ट पैदा हो रहा है। बायर्स पीछे हट रहे हैं, लेकिन बिल्डर्स अभी भी हाई प्राइसिंग छोड़ने को तैयार नहीं। इसकी एक वजह यह भी है कि इंडिया में बड़े डेवलपर्स सीधे प्राइस कट करने से बचते हैं, क्योंकि इससे मार्केट में पैनिक फैल सकता है। इसके बजाय वो लॉन्च डिले करते हैं, इन्वेंट्री रोकते हैं या फिर लिमिटेड पीरियड ऑफर देकर मार्केट को संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर डिमांड लंबे समय तक कमजोर रही तो आखिरकार प्रेशर प्राइसेस पर भी आएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब डेवलपर्स भी ग्लोबल रिस्क को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। सर्वे में शामिल बड़ी संख्या में स्टेक होल्डर्स ने माना है कि अगले 6 महीनों में हाउसिंग डिमांड और न्यू इन्वेस्टमेंट्स पर दबाव बना रह सकता है। अब एक और बड़ा खतरा समझिए,
पिछले कुछ सालों में इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टर मनी आया, खासकर लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट में। लोगों ने फ्लैट्स रहने के लिए कम और इन्वेस्टमेंट एसेट के तौर पर ज़्यादा खरीदे। आज खरीदो, 2 साल बाद दुगने दाम में बेच दो, यही मेंटालिटी तेजी से बढ़ी। लेकिन जैसे ही सेल्स स्लो होती, सबसे पहले इन्वेस्टर्स घबराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जिट चाहिए होता है। अगर बायर्स नहीं मिलते तो इन्वेंट्री फंसने लगती, और जब इन्वेंट्री बढ़ती है तब मार्केट में पैनिक का खतरा पैदा होता है। यही वजह है कि अब रेडिट, प्रॉपर्टी फोरम्स और सोशल मीडिया पर भी लोग खुलकर स्लो डाउन, करेक्शन और बबल जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को अब रीसेल बायर्स नहीं मिल रहे हैं। वो कई प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में डिमांड सॉफ्ट पड़ रही है और कुछ जगहों पर साइलेंट डिस्काउंट्स भी शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ होम लोन रेट्स भी बायर्स पर दबाव डाल रहे हैं। आरबीआई ने भले ही कुछ राहत दी हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के चलते ईएमआई का बोझ काफ़ी बढ़ चुका है। एक मिडिल क्लास फैमिली जो पहले 70 लाख का लोन लेकर फ्लैट खरीद सकती थी, आज वही ईएमआई प्रेशर के चलते पीछे हट रही है। यानी डिमांड का नेचुरल बेस कमज़ोर हो रहा है, और जब रियल बायर्स मार्केट से बाहर निकलते हैं तब सिर्फ इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट बचता है, जो कि ज़्यादा समय तक स्टेबल नहीं रहता। इसी बीच इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में भी सामने आया है कि इंडस्ट्री ने सरकार से अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग को रिवाइव करने की मांग की, क्योंकि मिडिल क्लास डिमांड कमज़ोर पड़ना पूरे सेक्टर के लिए खतरे की घंटी बन जाता है। मतलब अब इंडस्ट्री खुद मान रही है कि सिर्फ लग्जरी हाउसिंग के भरोसे मार्केट लंबे समय तक नहीं चल सकता। दोस्तों, शायद यही वजह है कि अब एक्सपर्ट्स बार बार खरीदार को एक ही सलाह दे रहे हैं, अगर तुरंत ज़रूरत ही है तो थोड़ा वेट करो, जल्दबाजी में फैसला मत लो, क्योंकि मार्केट अब एक बड़े टर्निंग पॉइंट पर खड़ा दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट सच में एक बड़े बबल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो बेहद कंफ्यूजिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ हेडलाइंस कह रही हैं कि लग्जरी फ्लैट्स की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है, करोड़ों के अपार्टमेंट्स मिनटों में सोल्ड आउट हो रहे हैं, और बड़े बड़े डेवलपर्स लगातार नए अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये भी कह रही है कि मिडिल क्लास खरीदार अब धीरे धीरे बाजार से बाहर होता जा रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि अब कई एक्सपर्ट्स खुलकर लग्जरी बबल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सिर्फ फरवरी 2026 में मुंबई में 13,029 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुई, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 8% ज़्यादा थी। यानी ऊपर से देखने पर मार्केट अभी भी स्ट्रांग लगता है, लेकिन असली कहानी अंदर छुपी है, क्योंकि ये ग्रोथ खास तौर से लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में दिखाई दे रही है, जहां करोड़पति बायर्स, एचएनआईज और बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम मिडिल क्लास खरीदार लगातार पीछे हट रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत की कुल हाउसिंग सेल्स में से लगभग 63% हिस्सा 1 करोड़ से ऊपर वाले प्रीमियम होम्स का था। यानी मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा अब लग्जरी सेगमेंट के कब्जे में आ चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है जानते हैं? अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड में करीब 31% की गिरावट दर्ज हुई है। सोचिए, जिस देश में करोड़ों मिडिल क्लास फैमिलीज आज भी अपना पहला घर खरीदने का सपना ही देख रही, वहाँ रियल एस्टेट मार्केट अब धीरे धीरे अमीर खरीदार और इन्वेस्टर्स का खेल बनता जा रहा है। दोस्तों, इसी के चलते कई एनालिस्ट सवाल उठा रहे हैं, क्या इंडिया का हाउसिंग मार्केट अपनी मूल ज़रूरत यानी हाउसिंग फॉर फैमिलीज से हटकर सिर्फ इन्वेस्टमेंट एसेट मार्केट बनता जा रहा है? क्योंकि आज कई शहरों में फ्लैट रहने के लिए कम और पैसा पार्क करने के लिए ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं। खासकर गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे मार्केट्स में इन्वेस्टर्स ने पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर लग्जरी प्रॉपर्टीज़ खरीदी, इस उम्मीद में कि प्राइजेज लगातार ऊपर जाएंगी और बाद में भारी प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा डर यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब मार्केट सिर्फ इन्वेस्टर ड्रिवन हो जाता है तब उसमें स्टेबिलिटी कम होने लगती है। जैसे ही डिमांड स्लो होती है, सबसे पहले इन्वेस्टर्स घबराते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जिट चाहिए होता है। अगर खरीदार नहीं मिलता तो इन्वेंट्री फंसने लगती है, और दोस्तों, जब इन्वेंट्री बढ़ती है तब मार्केट में पैनिक का माहौल बनने लगता है। यही वजह है कि अब इंडस्ट्री बॉडीज भी चिंतित दिख रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाइट फ्रैंक ने बजट 2026 से पहले सरकार से अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग को रिवाइव करने की मांग की। यानी इंडस्ट्री खुद मान रही है कि अगर मिडिल क्लास डिमांड कमज़ोर पड़ती गई तो पूरे सेक्टर के लिए खतरा बढ़ सकता है। अब एक और ख़ास बात समझिए, पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी प्राइसेस इतनी तेज़ी से बढ़ी कि आम सैलरी क्लास फैमिलीज़ के लिए होम ओनरशिप मुश्किल होती चली गई। कई मेट्रो सिटीज़ में फ्लैट्स की कीमतें 40 से 60% तक बढ़ गई, लेकिन लोगों की सैलरी उस रेशियो में नहीं बढ़ी। ऊपर से होम लोन ईएमआई का बोझ अलग से,
और दोस्तों यही वजह है कि अब युवा बायर्स रेंट बनाम बाय पर दोबारा सोचने लगे। कई लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ का फ्लैट खरीदने से बेहतर है कि किराए पर रहा जाए और बाकी पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए। यही सोच अब धीरे धीरे मार्केट की डिमांड को प्रभावित कर रही है। अब सोशल मीडिया और प्रॉपर्टी फोरम्स पर भी रियल एस्टेट स्लोडाउन की चर्चा खुलकर होने लगी। रेडिट के इंडियन रियल एस्टेट कम्युनिटीज में कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि रीसेल फ्लैट्स के बायर्स कम हो रहे हैं, प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में डिमांड सॉफ्ट पड़ रही और इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलने में दिक्कतें आ रही। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कई डेवलपर्स अब साइलेंट डिस्काउंट्स देने लगे हैं, यानी ऑफिशियली प्राइसेस कम नहीं कर रहे, लेकिन अंदर खाने पार्किंग फ्री, स्टैंप ड्यूटी सपोर्ट, मॉड्यूलर किचन या फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स देकर डील्स क्लोज कर रहे हैं। मतलब साफ है कि डिमांड उतनी नहीं रही जितनी दिखाई जा रही, और ये डर सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉप इक्विटी के आंकड़ों में टियर 2 सिटीज में हाउसिंग सेल्स करीब 10% तक गिर गए, यानी छोटे शहरों में भी खरीदार अब सावधान हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में 2008 जैसा प्रॉपर्टी क्रैश हो सकता है? दोस्तों इसका सीधा जवाब है कि तुरंत नहीं, क्योंकि इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट अमेरिका या फिर चाइना जैसा पूरी तरह से डेब्ट ड्रिवन नहीं। यहाँ बिल्डर अक्सर सीधे प्राइस क्रैश करने के बजाय न्यू लॉन्चेस रोक देते हैं, कंस्ट्रक्शन स्लो कर देते हैं या फिर इन्वेंट्री होल्ड करके मार्केट को स्टेबल करने की पूरी कोशिश करते हैं। यानी ऊपर से प्राइसेस लंबे समय तक स्टेबल दिखाई दे सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क खत्म हो गया, क्योंकि अगर आने वाले महीनों में ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ा शॉक आया, आईटी सेक्टर हायरिंग कमजोर हुई, जॉब मार्केट दबाव में आया या फिर इंटरेस्ट रेट्स फिर से बढ़ गए, तो डिमांड और कमजोर हो सकती है। और अगर डिमांड कमजोर होती गई तो आखिरकार प्रेशर प्राइसेस पर भी आएगा। दोस्तों यही वजह है कि अब कई एक्सपर्ट बायर को बार बार एक ही सलाह दे रहे हैं, इमोशन में आकर प्रॉपर्टी मत खरीदो, सिर्फ फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में फ्लैट मत बुक करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, लोकेशन, रेंटल यील्ड, लोन बर्डन और फ्यूचर डिमांड को ढंग से समझो, क्योंकि आने वाले 1 से 2 साल भारत के रियल एस्टेट मार्केट के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। और हो सकता है कि यही वो समय हो जहां से इंडिया के हाउसिंग मार्केट की असली रियलिटी सामने आनी शुरू हो जाए। दोस्तों इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी डीप एनालिसिस वीडियोस के लिए रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।